Please reply. Yes, sir. Okay, I can't hear you, but okay. So सबसे पहले आज कुछ पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा? अच्छा, वो कैपेसिटेंस वाला मॉड्यूल है क्या? इसका अगला वाला मॉड्यूल चाहिए, ठीक है? हाँ, कुछ भी पढ़ने से पहले हमें कुछ लोगों ने कुछ पूछा था कि सर जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से, उनका क्या करें? ठीक है? जो टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं, उनका क्या करें? ये पूछा था कई लोगों ने, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। कहाँ गया? मैंने अभी तो स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा, हुँ, देखो, तो जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, एक बार उसके बारे में चर्चा कर ली जाए, उनका हमें क्या करना है, ठीक है? तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके टॉपिक से क्या-क्या हटाया गया है। कौन-कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटाए गए हैं और उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अ, आई होप आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है? हल्का-फुल्का? नहीं आ रहा ना? कोई नहीं, मैं पढ़ दूँगा। जो लिखा हुआ मैं पढ़ दूँगा, ठीक है? शायद अब बेटर होगा। देखो, सबसे पहले तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज़ एंड फ़ील्ड्स में से हटाया है आपका यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल का फ़ील्ड हटाया है, अंदर और बाहर का। अब देखो समझो बात। थिन स्फेरिकल शेल का फ़ील्ड हटा दिया। हम अगर हम थिन स्फेरिकल शेल का फ़ील्ड नहीं पढ़ेंगे, तो हम सॉलिड स्फीयर का कैसे पढ़ेंगे? इसका कुछ कर नहीं सकते, ये तो पढ़ना ही होगा और पढ़ भी चुके हैं हम लोग। दूसरी बात, चैप्टर 2 से पोटेंशियल नहीं हटाया सेम चीज़ का। मतलब पोटेंशियल पता है, तो फ़ील्ड ऐसे निकल जाएगा डिफरेंशिएट करके, है ना? हाँ, है ना? हाँ सर। तो मतलब ये जो चैप्टर नंबर 1 से जो चीज़ हटाई है, एक तो चैप्टर नंबर 1 सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो हटाया है उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, चैप्टर नंबर 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी हटाया में से क्या हटाया गया है? कार्बन रेजिस्टर्स हटाए गए हैं। बेसिकली वो जो बीबी रॉय वाला था ना, उसको हटा दिया गया, ठीक है। कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आपसे हटा दिया गया, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा और आप बोलोगे सर सिलेबस में नहीं था, तो बोलेगा 10th में पढ़ के आए हो ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या हटाया है अभी तक, मैं लिखता जा रहा हूँ साइड में। कार्बन रजिस्टर ऐसा चीज है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एकदम लल्लू टॉपिक था, फ्री के नंबर मिलते थे जिसमें बोर्ड में, वो उसने हटा दिया। चैप्टर नंबर 4 साइक्लोट्रॉन, चलो साइक्लोट्रॉन उसने एक बड़ा टॉपिक हटाया है। बड़ा मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, मुझे ये पढ़ाने में करीब-करीब 20 से 25 मिनट लगते थे, ठीक है? तो साइक्लोट्रॉन हटा दिया है, ठीक है। ये एक टॉपिक है जो उसने जो हटाया गया आपके सिलेबस से, जिसका कोई सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो 20 मिनट का टॉपिक है क्लास के लिए। हाँ, ये एक्चुअली एक डिवाइस था, इसकी वर्किंग होती थी, तो वर्किंग आपको याद करनी होती थी, ठीक है? तो उस जगह आपको मेमोराइज़ करने के लिए कोई एक सिग्निफिकेंट पोर्शन घटा है, ठीक है? नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से हटाया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। बेसिकली बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हटाया गया है अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है। बेसिकली उसके एक्सिस और इक्वेटर पे डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हटाया है, और टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हटाया है। अब देखो बात, ये जो चीज है ना, ये दोनों पढ़ाने में लगते हैं 10 मिनट, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसमें भी नहीं पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इधर से पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस with examples electromagnets and factors affecting their strengths permanent magnets, ये चीजें हटाई गई हैं। तो इसमें क्या है कि काफी बड़ा पोर्शन पैराडाया वाला हटाया गया है, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हटाया है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हटाया है। तो इसको हम लोग अ, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाऊंगा, मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्यों हल्का हल्का पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो समझ में नहीं आएगा अगर हमने ये सब नहीं पढ़ा तो, ठीक है।
ऑल्टरनेटिंग करंट अगला चैप्टर, चैप्टर 7 में से पावर फैक्टर और वाटलेस करंट हटाया, दोनों मिला के कुल मिलाकर 2 से 3 मिनट का टॉपिक नहीं है, सिर्फ नाम बताना है, पावर फैक्टर इसको कहते हैं, वाटलेस करंट इसको कहते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? तो इसको हटाना नहीं हटाना आपके लिए बात बराबर है। बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ, आपको लॉलीपॉप दिया गया है, 30% सिलेबस हटाने के नाम पे हार्डली आपके क्लास का टाइम 1 घंटा कम किया गया है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज़ बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये हटाया है, ठीक है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ो, इट्स एक्सेप्टेबल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं फिर भी इसको कवर करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि अ, मतलब कहने का मतलब है इसको आपको याद नहीं करना है, मैं हल्का-सा पढ़ा के बाकी चैप्टर पढ़ाऊँगा, क्यों? उससे क्या होता है ना कि बाकी चैप्टर समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है? बाकी का चैप्टर समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा अगर इसको पढ़ लेंगे तो, लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। वैसे एक आपको बता दूँ, सीबीएसई ने गाइडलाइंस में क्या बोला है कि द टॉपिक्स दैट आर रिमूव्ड शुड बी कवर्ड इन द क्लासरूम फॉर the better understanding of students, for creating better understanding in students, although these topics will not be asked in the exams, ठीक है? समझ में आई बात? तो सीबीएसई भी वही बात बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से ज्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बाकी चीजें पढ़ने में आपको दिक्कत हो, ठीक है? तो ये 3 चीजें हमें मिली जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो चलेगा अभी तक। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का है, आधा अधूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले पार्ट जो है वो आधा अधूरा पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? सर नेक्स्ट। लेकिन हाँ, जेई नीट के लिए तो सब पढ़ना पड़ेगा सर, उसका तो अभी तक सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, आधा-अधूरा का मतलब समझे नहीं आप। मैं आपको बेसिक पढ़ा दूँगा, मैं आपको उसके न्यूमेरिकल पढ़ा दूँगा। नाउ इसके बाद आपके ऊपर ये छोड़ दूँगा कि आपको उसको याद करना है या नहीं करना है। ऑल्दो बात समझो, साइक्लोट्रॉन वाला जो टॉपिक है, अगर सीबीएसई इसको हटाता है, तो ना जेईई मेन पूछेगा, ना नीट पूछेगा इसको, ठीक है? कार्बन रजिस्टर वाला टॉपिक भी ना जेईई मेन पूछेगा, ना नीट पूछेगा अगर सीबीएसई इसे हटा देता है तो। अभी तक नहीं हुआ है बट वो आ जाएगा नोटिफ़िकेशन, परेशान मत, ठीक है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वाला जो पोर्शन है इसमें मुझे डाउट है कि वो कैसे अवॉइड करेंगे इस चैप्टर से बाकी चीजों पे क्वेश्चन पूछना और जो टॉपिक्स लिखे हैं उसमें क्वेश्चन ना पूछना। इसलिए मैंने बोला इसको मैं कम से कम इतना पढ़ाऊंगा कि बाकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाए, ठीक है? मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ, मैं इस चीज के फेवर में हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। हाँ, कोई एक बच्चे ने बोला सर आईएससी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सही बात है। तो मैं बोलता रहा हूँ मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूँ मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊं जो भी सिलेबस में पूरा पढ़ाऊं, ठीक है? सिलेबस में जो पहले था उसी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग से पढ़ाऊं। क्यों? एक आधे 2 टॉपिक जो मैं हटाने की बात कर रहा हूँ, वो मैं हटाऊँगा नहीं। आई विल टेल यू कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें आप ये पोर्शन आप चाहो तो लर्न करना अवॉइड कर सकते हो। समझना तो आपको होगा ही, लर्न करना आप छोड़ सकते हो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो। ठीक है? कोई दिक्कत? देन कम्स रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें देखिए इसने क्या किया, इसने सीधे हटा दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अरे भाई, आपको लगा अरे बाप रे कितना बढ़िया पोर्शन, एकदम आधा चैप्टर हटा दिया, राइट? इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया, स्फेरिकल मिरर्स हटा दिया, मिरर फॉर्मूला हटा दिया, मतलब मिरर पूरा तरीके से हटा चुका है। तो आपको लगेगा पूरा सर तो चैप्टर ही आधा कर दिया। अब समझो बात को, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, आपके रे ऑप्टिक्स में मेनली 2 पोर्शन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कवर करने में मेरे को करीब 4 क्लास लगती है, 4 टू 5 क्लासेस लगती हैं, और रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन कवर करने में मुझे 3 क्लासेस लगती है। टोटल कितनी हुई? 7 टू 8 क्लासेस हुई। अगर मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ, अगर मैं रिफ्लेक्शन में 0 क्लास देता हूँ, तो मुझे रिफ्रैक्शन में 6 से 7 क्लास लग जाए। समझ में आई बात? बात ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स दोनों में कॉमन है, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में, ठीक है? तो मैं रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाकर आपका कोई टाइम नहीं बचा लूँगा, आपका कोई भला नहीं करूँगा, ठीक है? तो मैं रिफ्लेक्शन पढ़ाऊँगा, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपकी जो 7 से 8 क्लास लगने वाली थी, उसकी जगह 6 से 7 क्लास लगेगी। 1 क्लास कम करने के लिए मैं पूरा रिफ्लेक्शन छोड़ दूँ, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ दूँ, फिर एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप किसके पास जाओगे कंप्लेन करने? है ना?
देन उन्होंने हटाया स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडियस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये तो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो ना बेटा? हाँ? पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? हाँ सर। वही हटा दिया, हाँ सर। फ़ायदा क्या है उसको हटाने का? हाँ, ये जो टॉपिक इसने हटाया, रिज़ॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप, पोलराइज़ेशन, प्लेन पोलराइज़्ड। देखो पोलराइज़ेशन वाला पोर्शन आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है? तो उसको मैं एक बार और पढ़ा दूँगा। ब्रूस्टर लॉ 1 लाइन का है, पढ़ा दूँगा। यूज़ ऑफ प्लेन पोलराइज़्ड लाइट एंड पोलराइड्स मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है? क्योंकि यार इतना कर रहे हो तो इतना छोटा-सा टॉपिक क्यों छोड़ें, है ना? देन कम्स रिज़ॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये थोड़ा-सा क्या है, इसको पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, रिज़ॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलिस्कोप। इसको पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। बेसिकली दोनों के फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है? दोनों के फ़ॉर्मूले हैं। हमें वो फ़ॉर्मूले याद करने होते हैं और डिराइव करने होते हैं। अब देखो, हम चाहें तो डेरिवेशन पोर्शन इसका छोड़ सकते हैं, सिर्फ़ फ़ॉर्मूला पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएँगे एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। बट मैं जो आईएससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं इनका फ़ॉर्मूले का डेरिवेशन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है? सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए उस वक़्त ऑप्शनल होगा, उनको वो पोर्शन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। बट आईएससी के स्टूडेंट्स को वो पोर्शन मैं पढ़ाऊँगा। अनटिल अनलेस उनके भी नोटिफ़िकेशन में आ जाए कि ये वाला टॉपिक उन्होंने भी हटा दिया, ठीक है? देन कम्स ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये टॉपिक मैं कभी नहीं हटाऊँगा आपके जीवन से। क्यों नहीं हटाऊँगा मालूम है? क्यों नहीं हटाऊँगा मालूम है? हुँ? क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी है आपका, ठीक है? अच्छा सॉरी, ये टॉपिक नहीं, चैप्टर का नाम है, सॉरी। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मेरे को हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि बता देता हूँ आपको। डेविसर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मैं हर साल ही मुझे पढ़ाने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इसकी जो एग्ज़ैक्ट थ्योरी है, वो आपकी किसी बुक में है नहीं। आधी-अधूरी थ्योरी दे रखी है और बहुत कन्फ्यूज़न है। एक बुक कुछ और कहती है, दूसरी बुक कुछ और कहती है, ठीक है? तो आपको पढ़ाने में मुझे लगता है अगर मैं सही पढ़ाऊँ, तब आपके नंबर कट जाएँगे या बुक वाला पढ़ाऊँ तब आपके नंबर कट जाएँगे, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है? तो ये नहीं, अगर इसने सिलेबस से ये वाला टॉपिक हटा दिया, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है? मैं पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ, मेरे को पढ़ाने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि अलग-अलग बुक्स अलग-अलग बातें करती रहती हैं, ठीक है? देन अच्छा और भी कुछ था, न्यूक्लियस चैप्टर का कुछ था जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। मुझे प्रिंट स्क्रीन में नहीं आया, मुझे लगा हो गया। हाँ, देन न्यूक्लियस चैप्टर से उन्होंने क्या किया है, दे हैव रिमूव्ड बाइंडिंग एनर्जी। उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये वाला टॉपिक हटा दिया। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हटा दिया और उसके बाद बोलते हैं मुझे फिशन और फ्यूजन पढ़ाओ। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो चीज़ है जो बताता है कि हमारा कौन-सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन-सा अनस्टेबल होगा। ठीक है बेटा? अगर मैं ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको यही नहीं बता सकता कि कौन-सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन-सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। ठीक है? और अगर मैं ये नहीं बताऊँगा, तो मैं कैसे बताऊँगा कि किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी? मतलब फिशन से एनर्जी रिलीज़ होगी कि फिशन से एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी, फ्यूज़न से एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी, मैं बता ही नहीं पाऊँगा। तो मुझे ये तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है? समझ में आई बात? तो बेसिकली कुल मिला के ये टॉपिक्स हैं, जो हार्डली आपका टाइम अगर बचाएँगे क्लास का, तो देखो साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाने में आई एम हैप्पी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊँगा क्योंकि आईआईएससी के वाले बच्चों का बच्चे जो हैं तो उनका दिक्कत हो सकता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट सेम हाल है। रिज़ॉल्विंग पावर भी मुझे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी बहुत ख़ास नहीं है, मैं सिर्फ़ फ़ॉर्मूला पढ़ा के निकल सकता हूँ, ठीक है? देन कम्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है? ये वाला पोर्शन आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू, तो मैंने बोला आपको आधा पढ़ाऊँगा, एट लीस्ट इतना पढ़ाऊँगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है? तो सब मिलाकर अगर हमारा क्लास का टाइम बचता है, तो हार्डली वो 2 क्लास बचेगा, ठीक है बेटा?
तो आप मुझे बताइए, वो 2 क्लास बचानी है। देखिए, ये 2 क्लास बचेगी, ठीक है? उससे ज़्यादा हमारा नहीं बच रहा, हमारा क्लास का टाइम नहीं बचेगा। तो आपको अगर वो बोल रहा है कि 30% सिलेबस हटा दिया है आपके सिलेबस से, तो और आप इस चीज़ को अगर सच मान रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर जाएँगे, ठीक है? समझ में आई बात? क्या हुआ? डिसअपॉइंट हो गए? आपको लग रहा था 30% सिलेबस सच में हट गया है? नहीं नहीं सर, वो इंग्लिश इंग्लिश में तो काफी कम हो गया। अच्छा इंग्लिश ही। में हटाया है, फिज़िक्स में नहीं हटाया, साइंस में पॉसिबल नहीं है, फिज़िक्स में आप 30% सिलेबस हटा नहीं सकते क्लास 12th का, बहुत मतलब अजीब-सा सिलेबस हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं पाएँगे कुछ। साइंस में 30% सिलेबस हटाना मज़ाक नहीं है। इंग्लिश में, लिटरेचर में क्या हो गया, उसने अगर हटा दिया सिलेबस तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं, इंग्लिश के 2-4 चैप्टर भी हटा दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपके 10 स्टोरीज़ में से 3 स्टोरी हटा दी, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट साइंस में अगर आप 15 चैप्टर में से 3 चैप्टर हटा दोगे तो पढ़ोगे क्या? है ना? तो फिज़िक्स में आपका सिलेबस किसी भी तरीके से 30% डिक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है? 10% भी नहीं हुआ है, हार्डली 5% रिडक्शन है, ठीक है? समझ में आई बात? सो बहुत ज़्यादा खुशियाँ ना मनाइए और सच्चाई पे आकर, मतलब असलियत को नाप कर पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? आप लोगों के साथ ही बहुत ही भद्दा मज़ाक किया गया है, ठीक है? बट कोई बात नहीं। क्या हुआ, सब लोग चुप हो गए? ज़्यादा बैड न्यूज़ दे दी क्या मैंने? और केमिस्ट्री में क्या हाल है? केमिस्ट्री में भी घटाया क्या सिलेबस इसी तरीके से? सर अगर केमिस्ट्री वाला सिलेबस सही हो गया तब तो जितना इजी मार्क्स था सब चला गया सर। पॉलीमर हटा दिया, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हटा दिया, उससे सर क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अनिल सर से बात हो गई आपकी इस बारे में? नहीं सर। नहीं हुई है, ठीक है। तो अनिल सर की क्लास कल होगी ना आप लोगों की? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। देखो, सिलेबस रिडक्शन की उम्मीद मेरे को बिल्कुल नहीं थी साइंस में। फिजिक्स में मैं सोच ही नहीं पा रहा था कभी भी कि कैसे हटा सकते हैं ये, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है यार। मतलब आपका सिलेबस ऑलरेडी काफी, मतलब मैं आपको बोलूं तो मुझे 11-12 का जो आपका सिलेबस है ना, जो ओरिजिनल सिलेबस है, वो काफी अच्छा स्ट्रक्चर्ड लगता है, ठीक है? उसमें से कोई पोर्शन डिलीट करना मतलब पूरा बैलेंस बर्बाद कर देना है। बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी डिलीट करना कोई चैप्टर उसमें से, कोई चैप्टर या कोई पोर्शन उसमें से। और अगर चैप्टर रिमूव करो तो फिर भी कुछ पॉसिबिलिटीज है कि ऑप्टिक्स पूरा गैप कर दिया, ठीक है? यार वो वाला चीज़ आप कॉलेज में जाके सीख जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं हर चैप्टर से कुछ-कुछ टॉपिक हटाऊँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल इन फिजिक्स। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया था ना अपना पूरा? हाँ सर। तो आज शुरू करेंगे कैपेसिटेंस। अच्छा, अगली क्लास कब है आप लोगों की, बताया था मैंने? सर सैटरडे 2 से 3:30। संडे नहीं है, सैटरडे है नालायक। हाँ तो सर सैटरडे तो बोले। अच्छा, सैटरडे 2 से 3:30 है, ठीक है? चलो, तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं, कैपेसिटेंस। देखो भाई, कैपेसिटेंस जो है ना, वो 2 चीज़ों की होती है। 2 तरीके से, 2 अलग-अलग टाइप से कैपेसिटेंस डिफाइंड है, ठीक है? 2 अलग-अलग चीज़ों की कैपेसिटेंस डिफाइंड है। एक है मेटालिक ऑब्जेक्ट की या कंडक्टर की, और दूसरी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, ठीक है? हम पहले मेटालिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है? ये मेनली थ्योरी में रहता है। और उसके बाद हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे सर्किट्स में भी आता है, ठीक है? कैपेसिटर का एक और नाम कंडेंसर होता है। कंडेंसर सुना होगा आप लोगों ने रियल लाइफ में, कि नहीं सुना कभी? नहीं सुना कभी? हाँ सर सुने। कहाँ सुना है?
सर पंखा में रखता है सर। पंखे में होता है, एसी में सर होता है। वही जो एसी में लगता है वो वाला ना? हाँ, हाँ, वही वाला कंडेंसर, ठीक है? तो कैपेसिटेंस 2 तरीके के हैं, एक तो मेटालिक ऑब्जेक्ट का है और एक है कैपेसिटर का। दोनों की डेफिनेशन एक जैसी होती है, बट फिर भी मैं एक-एक करके बताऊँगा। पहले बात करूँगा मेटालिक ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई रैंडम शेप का मेटालिक बॉडी है। आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मेटालिक ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये आइसोलेटेड आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? इसके आस-पास में कुछ भी और नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कहीं पे कोई इंडक्शन का भी स्कोप नहीं है, ये दुनिया में अकेला है। ठीक है? मैं कहीं से उठाकर एक क्यू चार्ज इसके ऊपर लाके रख दिया, ठीक है? तो इसके ऊपर जो चार्ज क्यू आया वो कहाँ आएगा? इसके सरफेस पे आएगा, हाँ या ना? सरफेस पे आएगा ना? ये क्यू चार्ज इसके सरफेस पे आ गया। इस चार्ज की वजह से या ओवरऑल भी इस पूरे के पूरे मेटल का पोटेंशियल हर जगह पे सेम टू सेम है या नहीं है? सेम टू सेम है? हाँ या ना? पोटेंशियल इसका हर जगह सेम होगा क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मेटल हमेशा ही इक्विपोटेंशियल होता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, जब मैं कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है? तो चार्ज क्यू इसके ऊपर आ गया, अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ से यहाँ जाने में चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो चार्ज क्यू डालने में मान लेते हैं इस पूरे के पूरे मेटेलिक बॉडी का पोटेंशियल हो गया V, ठीक है? तो ऐसे में कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज C is equal to Q by V। अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या है? बेसिकली इट इज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? हाँ। हम्म। अब देखो, ये जो ध्यान दीजिए ये जो कैपेसिटेंस है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा फैराड। इसका यूनिट क्या होता है? फैराड। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 farad is equal to, this is QIV, so 1 coulomb
पर वोल्ट। ठीक है, 1 कूलम पर वोल्ट इज 1 फैराड। ठीक है, प्रैक्टिकली जो कैपेसिटेंस होते हैं कैपेसिटेंस रेंज इन माइक्रोफैरड एंड नैनोफैरड। प्रैक्टिकली जो हमारे कैपेसिटेंस होते हैं वो माइक्रोफैरड और नैनोफैरड में पाए जाते हैं। फैरड बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये डिपेंड किस पे करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन पहला शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये? तो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब स्फेरिकल शेप का अलग आएगा, सिलिंड्रिकल का अलग आएगा। साइज बड़ा करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो है ऑन सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आई बात? एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, उसका नाम है प्रेजेंस ऑफ अदर मेटलिक ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आइसोलेटेड मेटलिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं तब तो प्रेजेंस ऑफ अदर मेटलिक ऑब्जेक्ट्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। बट फिर भी हमें क्योंकि पता है कि दूसरा मेटलिक ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने पे एक मेटलिक ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस चेंज होता है, इसलिए हम यहाँ पे फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, क्या है? प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। ठीक है, मेनली ये दो फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ा पहला वाला, उसके बाद दूसरा वाला। ठीक है, समझ में आई बात? अब एक और बात समझ लीजिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहला है चार्ज जो कंडक्टर पर है उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैपेसिटेंस तो क्यू बाई वी है, क्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है, आप बोल रहे हो दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जवाब क्या है समझिए, आपको पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, पता है कि नहीं पता? पता ही है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, है ना? तो क्या मास फोर्स पे डिपेंड करता है या क्या मास एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है? बताइए तो जरा, क्या मास फोर्स या फिर एक्सेलरेशन में से किसी चीज पे डिपेंड करता है? नहीं नहीं ना, करता है क्या? नहीं। वैसे ही कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड नहीं करता। इसको कॉपी नहीं करना, ये सब आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, समझ में आई बात? बेसिकली कैपेसिटेंस आपके मेटेलिक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होगी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होगी, उसके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी। उसके हिसाब से जब आप उसके ऊपर चार्ज डालोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही पोटेंशियल कम बढ़ेगा क्योंकि आप यहां से बोल सकते हो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। ठीक है, बेसिकली आपको ये हर तरीके से याद होना चाहिए। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी तो याद ही है, Q इज इक्वल टू सी भी याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी भी याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? बेसिकली V इज इक्वल टू आई आर याद है तो I इज इक्वल टू वी बाय आर याद है ना, R इज इक्वल टू वी बाय आई भी याद है। वैसे ही ये उतना ही बेसिक चीज है, जितना बेसिक आपके लिए रेजिस्टेंस है उतना ही बेसिक आपके लिए कैपेसिटेंस है। तो जितना आप कंफर्टेबल रेजिस्टेंस के साथ हो उतना ही कंफर्टेबल आपको कैपेसिटेंस के साथ होना होगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको पूरा।
सबने कॉपी कर लिया? तो आगे बढ़ता हूँ। हमारा अगला टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी stored on an isolated कंडक्टर। इसको हम लोग सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? और सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी का मैंने एक आइडिया आपको दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। हम यहाँ पे दोबारा से पढ़ रहे हैं सेल्फ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक मेटलिक बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q इंटू V होगा? हाँ या ना? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? हाँ सर। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान दीजिए, इनिशियली इसके पास कोई चार्ज नहीं था। अगर मैं इन्फिनिटी से चार्ज Q उठा के यहाँ पे लाता हूँ तो कोई चार्ज नहीं होने की वजह से इनिशियली इसके ऊपर कोई पोटेंशियल भी नहीं था, है ना? हाँ या ना? हाँ। मैं अगर चार्ज Q इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ तो यहाँ तो कोई पहले से कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस चार्ज को नहीं यहाँ सर। लाने में कोई मेरे को वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। इसलिए U इज इक्वल टू क्यू वी एकदम सरासर गलत है। तो सर क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा? वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट तो कर ही रहे हैं ना। जो यहाँ पे सारी जगह प्लस 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 चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल तो कर रहे हैं, तो जीरो भी नहीं होगा। होगा क्या? इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप एक काम करोगे। लेट्स से, अच्छा, लेट्स से इस पर जब चार्ज Q आ जाता है उस वक्त आप dq चार्ज और लेके आ रहे हो। आप dq dq करके चार्ज ला रहे हो और इसमें आप वर्क निकालोगे। ठीक है, तो जब चार्ज Q है उस वक्त इसका पोटेंशियल मान लेता हूं V। तो V कितना हो जाएगा? Q बाय C। ऐसे में dq को जब यहां से यहां लेके आऊंगा तो dw कितना हो जाएगा? dq इंटू V। हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू 1 बाय C टाइम्स Q dq। ये dw होगा। हम जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी यहाँ पे कैपेसिटर पे स्टोर होती जाएगी। कैपेसिटर मतलब इस कंडक्टर पे स्टोर होती जाएगी। जितना वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू 1 बाय C इंटू Q dq। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। बोलेंगे जब चार्ज Q जीरो था उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। जब चार्ज बढ़ के मान लेते हैं कैपिटल Q हो जाता है, मैंने पहले स्मॉल Q लिखा था और मान लेते हैं कैपिटल Q हो जाता है, उस वक्त हम क्या करेंगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी को U मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज U इज इक्वल टू 1 बाय C इंटू कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2। दैट इज potential energy stored on the capacitor on the conductor or the self energy of this conductor is equal to Q square by 2C। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, दिस इज इक्वल टू Q को अगर मैं CV लिख दूं, Q को अगर मैं CV लिख दूं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू QV। तो आपको अगेन पोटेंशियल एनर्जी के भी ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या क्या? हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और Q स्क्वायर बाय 2C। कॉपी कर लेंगे यहाँ तक।
सर हाँ सर वो dw इज इक्वल टू dq इंटू v वाला फिर से एक बार समझा दीजिए। क्या? सर वो dw इज इक्वल टू dq इंटू v जो लिखे आप। देखो भाई, वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? हाँ चार्ज dq है, उसको इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ रहे हैं, मतलब जीरो पोटेंशियल से v पोटेंशियल तक लेके आ रहे हैं। हाँ सर। हो गया? समझ में आया? हाँ 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 सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। ओके, तो अब हम अगले पोर्शन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सेल्फ एनर्जी हो गया, है ना? ये उसका बाय 2c हो गया, ठीक। ओके, टॉपिक पे क्या अगला एक चीज देखते हैं। तो आपका यहाँ से दिख रहा है u इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, और यहाँ से दिख रहा है u इज प्रोपोर्शनल टू c। क्या सही है, क्या गलत है? इस q स्क्वायर बाय 2c को देख के क्या लग रहा है? u इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और इसको देख के लग रहा है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और इसको देख कर लग रहा है कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो क्या करेंगे? सर जब q कांस्टेंट होगा तो c से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ देखो, अगेन बात कहाँ आती है कि यार हमको प्रोपोर्शनैलिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है? हमको प्रोपोर्शनैलिटी की जरूरत पड़ती है दो सिचुएशंस को कंपेयर करने के लिए, है ना? जिन दो सिचुएशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उन दोनों सिचुएशंस में चार्ज सेम है तो u इज प्रोपोर्शनल टू 1/c। और अगर उन दोनों सिचुएशंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या पोटेंशियल सेम है, तो उस केस में u इज प्रोपोर्शनल टू c। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम लोग सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेल्फ एनर्जी स्फीयर का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना? हॉलो स्फीयर का भी और सॉलिड स्फीयर का भी। ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला देगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मेटलिक बॉडीज के लिए ये कैपेसिटेंस आपका डिफाइंड ही है। नॉन मेटलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन कंडक्टर्स के लिए कैपेसिटेंस डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि नॉन कंडक्टर्स के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। अब अगर आप उसमें कैपेसिटेंस लिखते हो Q बाय V, तो किस पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे? मतलब यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, टोटल चार्ज पे Q है। तो इस बॉडी का कैपेसिटेंस लिखने के लिए आप Q अपॉन पोटेंशियल कहाँ का लिखोगे? यहाँ का या यहाँ का? बताइए। नहीं बता सकते ना। इसलिए वहां पर हम लोगों ने कैपेसिटेंस डिफाइन ही नहीं किया। कैपेसिटेंस किसके लिए डिफाइन किया हम लोगों ने? मेटलिक बॉडीज के लिए डिफाइन किया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड मेटलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? अब देखो, ये एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और उस एनर्जी की डेंसिटी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है? अब एक बात करेंगे, एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है? मान लेते हैं
मेरे पास ये एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है। अगर मैं इस पे चार्ज q रख दूं तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kq/r, है ना। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा q/v दैट इज इक्वल टू q अपॉन kq/r दैट इज इक्वल टू r/k दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखिए जरा, कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब क्लियरली अर्थ के लिए, अच्छा क्लियरली कैपेसिटेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, देयरफॉर फॉर अर्थ कैपेसिटेंस इज लार्ज। इसलिए जब आप v इज इक्वल टू क्यू बाय सी फॉर्मूला लगाओगे, तो क्योंकि अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आप अर्थ पे चार्ज डालते हो तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आता, अर्थ का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसको हम जीरो मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वाला हाँ फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है ना। अब v कितना होता है, क्यू बाय सी, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है तो v क्यू, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल हम लोग हमेशा मानते हैं जीरो, अर्थिंग में जीरो मानते हैं ना पोटेंशियल, हाँ है ना। हाँ सर समझ गए। बस वही इसका ये कारण है। बट लेट्स ट्राई टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r या फिर r/k दैट इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना। दैट इज 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर अपॉन k कितना है, k है 9 इंटू 10 टू पावर 9 ऐसा यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 फैरेड या फिर 0.7 मिली फैरेड। अभी हम बोले थे बहुत बड़ा और अभी आ रहा है हमारा मिली फैरेड, है ना। वो भी 1 मिली फैरेड भी नहीं, 0.7 मिली फैरेड। ये क्या लफड़ा है? ये लफड़ा क्या है, कोई बताएगा? देखो भाई, जवाब ये है कि 0.7 मिली फैरेड भी सही है और लार्ज भी सही है। 0.7 मिली फैरेड अपने आप में बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है। मैंने आपको बताया था कि टिपिकली माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड में आपको कैपेसिटेंस मिलता है, यहाँ पे 0.7 मिली फैरेड मिल रहा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ में आई बात? कॉपी कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी इतनी कम क्यों है, 0.7 मिली फैरेड क्यों है? क्योंकि यार एक कूलम चार्ज कभी आपको एक जगह मिलता ही नहीं है, एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, उतना चार्ज आपको कभी मिलता नहीं। ठीक है, अब कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी हुआ? हाँ सर।
हाँ सर। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आसपास में कोई सराउंडिंग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन के आर, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम in presence of surrounding medium capacitance is equal to 4 pi epsilon naught kr, जहाँ k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, कॉपी हो गया। अगला टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑन ज्वाइनिंग टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स बाय अ कंडक्टिंग वायर। हमारे पास दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स होंगे, हम उन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ देंगे। अब ध्यान, दोनों आइसोलेटेड कंडक्टिंग कंडक्टर्स है, मतलब क्या, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए एक के चार्ज की वजह से दूसरे पे पोटेंशियल नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है मुझे C1, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है, मान लेते हैं C2। इस पर चार्ज है लेट से Q1, इस पर चार्ज है लेट से Q2। दोनों को मैंने एक वायर से जोड़ा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इसलिए इसके चार्ज की वजह से इस पे कोई पोटेंशियल नहीं, इसके चार्ज की वजह से इस पे कोई पोटेंशियल नहीं है, और मैंने इस की को क्लोज कर दिया। जैसे मैं की को क्लोज करूंगा, दोनों के बीच में चार्ज का कुछ एक्सचेंज होगा, इसकी वजह से Q1 जो है वो चेंज होके हो जाता है स्मॉल Q1, Q2 भी चेंज होके हो जाता है स्मॉल Q2। ठीक है, मुझे Q1 और Q2 नोन है, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 अननोन है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए, कोई मुझे आइडिया देगा? सबसे पहली चीज मुझे क्या सोचनी चाहिए यहाँ पे? सर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा जब चार हाँ, जैसे ही वायर से दोनों को कनेक्ट कनेक्ट करोगे। करोगे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। तो बिफोर कनेक्टिंग V1 कितना हो जाएगा, Q1 बाय C1, और V2 कितना हो जाएगा, Q2 बाय C2, है ना। आफ्टर कनेक्टिंग क्या हो जाएगा,
V कितना हो जाएगा, दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू स्मॉल q1 बाय C1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल q2 बाय C2। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ है ना? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, हम यहीं से कहानी शुरू करेंगे, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये मैंने आपको सिखाया था ना क्लास 11th में भी शुरुआत में न्यूमेरिकल्स करने के लिए, कि हमेशा उस क्वांटिटी को पकड़िए जो अलग-अलग सिचुएशन में इक्वल रहती है। वहां से अगर आप इक्वेशंस बनाना शुरू करोगे, आपको आपकी इक्वेशंस ईजियर बनेंगी, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है? सो आफ्टर कनेक्टिंग दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए मैं वहीं से बात करूंगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज स्मॉल q1 इज इक्वल टू C1V और स्मॉल q2 इज इक्वल टू C2V। हाँ या ना? ओके, इसके आगे क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? कोई और? प्रेरणा, अनिकेत, रोहित, शांतनु, श्रुति, रिचा, कोई बताएगा? इसके आगे क्या करना चाहिए, क्या दिमाग में आ रहा है, क्या करने से हमें फायदा हो सकता है? सर C1 और C2 सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका वैल्यू तो नहीं, सब इसके बाद होगा। अच्छा, ये क्यों हुआ हमने? बोथ पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, है ना? बोथ पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। ठीक है? अब मैं लिखूंगा, अगला जो हमारे पास टॉपिक होगा और जो इक्वेशन बनाने का रीजन होगा वो है चार्ज कंजर्वेशन। जो लॉजिक है वो क्या है? चार्ज कंजर्वेशन। मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम रहेगा, इसलिए स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। दिस इंप्लाइज C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। कोई दिक्कत है इसमें? या सिंपली इसको आप Q1 प्लस Q2 छोड़ सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है। दिस इंप्लाइज V हो जाएगा कितना? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल, विच इंप्लाइज स्मॉल q1 आ जाएगा C1V दैट इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, और स्मॉल q2 आ जाएगा C2V दैट इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है? कोई दिक्कत? सर थोड़ा सा ऊपर करें, दिख नहीं रहा नीचे वाला सर। ठीक है। अब हाँ सर।
डन। ओके, अब देखो फिर इसके आगे की कहानी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद देखो क्या होगा। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, मतलब एनर्जी का लॉस होगा या गेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा कि गेन होगा, ये बताइए मुझे। सर गेन होगा। कौन बोला? सर अनिकेत। तुक्का लगा रहे हैं ना? देखो भाई, ये प्रोसेस आपको कराना पड़ा या अपने आप हो गया? सर कराना पड़ा। कराना पड़ा कैसे? आपके यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ सर की लेके गए? कनेक्ट की नहीं। हाँ, ओ हाँ सर, हम की का सोच रहे थे। की प्रेस करने के बाद उसका तो अपने आप हुआ ना, आप थोड़ा ना चार्ज उठा के लेके गए हो। हाँ सर। आ- कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हीट इज लॉस्ट, है ना? कुछ एनर्जी, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी का लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी लॉस होगी क्या बनेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कितनी एनर्जी का लॉस होगा और क्यों हो रहा है ऐसा, एक बार और दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने दोनों को कनेक्ट किया तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? ज्यादा चार्ज वाले बॉडी से कम चार्ज वाली बॉडी तक, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा चार्ज वाली बॉडी से कम चार्ज वाली बॉडी तक फ्लो करेगा चार्ज, है ना? सिर्फ दो लोगों ने बोला अभी तक। चार्ज हायर चार्ज वाली बॉडी से लोअर चार्ज वाली बॉडी की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? बाकी लोग चुप चुप है। देखो भाई, चार्ज हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ मूव नहीं करेगा। चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर हायर पोटेंशियल पोटेंशियल से टू लो टू पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल, है ना? चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना? और मूव करेगा इस वायर के थ्रू जिसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। किस रेट से चार्ज फ्लो करेगा? करंट का रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, बताइए? हाँ सर। वैसे भी जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी का लॉस होगा, तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हमें नजर आएगी। ठीक है, तो चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब सवाल उठता है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये बता दो भाई। हम्म, तो देखो हीट प्रोड्यूस होने का निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको निकालना होगा U इनिशियल हीट इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वही हीट में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय 2C2
ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, जहां V हमें पता ही है ना? कोई दिक्कत? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है उसे याद रख सकते हैं, और हीट H इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हीट कितना प्रोड्यूस होगा? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। याद रखने के लिए कह सकते हो, ये देखकर लग रहा है कोई ऐसा फॉर्मूला कहीं देखा है आप लोगों ने C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जैसा? सर रिड्यूस्ड मास का सर फॉर्मूला शायद। अच्छा, वी स्क्वायर का मतलब है, समझो वी का मतलब क्या है यहाँ पे? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है ना उतना। और आपने एकदम सही बोला, और ये रिड्यूस्ड मास के फॉर्मूले जैसा लग रहा है, M1 M2 पर M1 प्लस M2 है ना, इसको आप कह सकते हो, याद रखने के लिए कह सकते हो, ऐसा कोई टर्म होता नहीं है। हाफ रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस इनटू इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हाफ रिड्यूस्ड, ये नजर नहीं आ रहा होगा ना आप लोगों को, हीट इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक है, ये रिजल्ट है स्पेसिफिक केस में, जो आपके सामने केस रखा हुआ उसी का। कोई दिक्कत? कॉपी हो गया? नहीं सर। कॉपी हुआ? हाँ सर। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया कि
दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स को अगर हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से चार्ज का एक्सचेंज होगा, किस तरीके से एनर्जी का लॉस होगा और वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करेंगे। प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिए। किसी का आंसर आया? नहीं हुआ? कहाँ से लोगे? तो बताओगे ना, मैं इंतजार से इंतजार कर रहा हूँ। क्या होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? सबसे पहले तो हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे। 3 ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9 अपॉन 9, तो 1 वोल्ट V आ गया। इसका मतलब स्मॉल Q1 जो इस पे A पे चार्ज होगा कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड इंटू 1 वोल्ट, तो 6 माइक्रोफैरड इंटू 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। वहीं Q2 जो B पे चार्ज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैरड इंटू 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, पहले भी 9 कूलम चार्ज 9 माइक्रो कूलम चार्ज था, अभी भी 9 माइक्रो कूलम चार्ज है, बस चार्ज एक्सचेंज हो गया। फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 2 माइक्रो फैरड, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस।
इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना था 2 वोल्ट, इसका कितना था 0.5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2.25 माइक्रो जूल। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? थर्ड, फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल आफ्टर जॉइनिंग द कंडक्टर्स बाय कंडक्टिंग वायर, तो पहले निकाल चुके हैं, कितना आया था 1 वोल्ट आया था। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। आ गया? ठीक। देखो हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटर, और वो मैं आज खत्म करा नहीं पाऊंगा। ठीक है, और मतलब आधा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली हमने जो आइसोलेटेड कंडक्टर्स था वो वाला पोर्शन कवर कर लिया आज। आइसोलेटेड कंडक्टर्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने आ, जो फॉर्मूले पढ़े थे, सॉरी, जो क्या नाम है, जो भी चीजें पढ़ी हैं वो किसके लिए पढ़ी हैं? ऐसे कंडक्टर्स के लिए पढ़ी हैं जो कि बाकी दूसरे किसी भी चीज से बहुत बड़ी डिस्टेंस पर हो। ठीक है, हमने एक चीज और जो यहाँ नोट करी थी इंपॉर्टेंट, वो क्या थी कि अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी जनरली हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। जनरली हमारे पास चार्ज जितना होता है उस हिसाब से काफी ज्यादा है, इसलिए अर्थ का कैपेसिटेंस को हम लार्ज मान के अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 मान सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर्स को ज्वाइन करने वाला पोर्शन था उसको ध्यान रखिएगा, वो तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, सेल्फ एनर्जी में एक चीज देखो, जब हमने सेल्फ एनर्जी देखा था हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ एनर्जी बताइए तो जरा। हाफ या क्यू स्क्वायर बाय 2c पढ़ा था ना सेल्फ एनर्जी? यही पढ़ा था, भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ क्यू सर। स्क्वायर बाय 2c पढ़ा था सेल्फ एनर्जी। ओके, नाउ ये जो कैपेसिटेंस है सी, एक स्फेयर के लिए कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो अगर मैं इसको यहाँ डाल दूं तो यू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर। यही सेल्फ एनर्जी पढ़ी थी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि कुछ और पढ़ा था? एक मेटलिक कंडक्टर का, एक हॉलो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर का, एक हॉलो स्फेरिकल शेल जिस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसकी सेल्फ एनर्जी इतनी थी कि नहीं थी? हाँ सर। ये कितना है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, और सॉलिड का कितना था 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर, याद है? भूल गए? भूल गए ना, कोई बात नहीं। सेल्फ एनर्जी हमने वो ने यहाँ पे दोबारा से कवर कर ली है। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को है, 2 बजे से है। ठीक है, थोड़ा पहले से तैयार रहना, हो सकता है मैं 1:50 पे शुरू कर दूं, अगर मैं मेरे को सिस्टम मिल गया अवेलेबल रहा तो। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके नहीं बेटा, सर। ओके बेटा, फिर क्लास ओवर करते हैं आज के। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, सिलेबस वाला पोर्शन क्लियर है? किसी को अभी कोई डाउट तो नहीं है सर सिलेबस के लिए क्या करना है क्या करना है? ठीक है बेटा, चलिए क्लास ओवर।